नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। Extend thanks to the Anjuman Tarikh-e-Urdu, under whose auspices this workshop is being conducted and organized. It is also very pertinent to recall at this point of time that the committee has been constituted by the present president of Anjuman Tarikh-e-Urdu, Janab Ubaidullah Sharif, with the sole motive of studying the status of Urdu in the government schools. And the study team has, for over a period of nearly 6 months, has stood along the length and breadth of Karnataka, and they have found certain important observations have been noted, and certain findings have also been noted, and that we are going to debate today. And I therefore request the chairperson of this study group, thank you very much. Welcome to one and all once again. अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंद कर्नाटक शाख के सदर नशीन जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब, स्टडी ग्रुप के मेरे साथी और मेरे देरीना दोस्त मोहम्मद अली खालिद साहब, मेरे दूसरे साथी मीर अनीस अहमद और जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब, इस अहम वर्कशॉप के शुरुका ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हमें मिलत के एक अहम मसले पर आपस में तबादला ख्याल का यह मौका इनायत फरमाया। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि मैं इस वर्कशॉप के गर्ज़ फ़वाइद के बारे में मुख्तसर कुछ कहूँ, कुछ बयान करूँ, मैं मुख्तसर इस 5 रुकनी कमेटी या स्टडी ग्रुप के पस मंज़र और उसकी तश्कील के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हम सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंद ने इस मुल्क में उर्दू ज़बान की तरक्की व तरोइज के लिए जो खिदमत अंजाम दी हैं वो तारीख़ी हैसियत की हामी है। इस अंजुमन का क़याम अलीगढ़ में हुआ था। बाद में जब बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक इस अंजुमन के सदर मुंतखब हुए तो अंजुमन का सदर दफ्तर औरंगाबाद को मुंतकिल हुआ। उसके बाद तक़सीम हिंद के मौके पर मौलवी अब्दुल हक पाकिस्तान चले गए तो अंजुमन का सदर दफ्तर दिल्ली मुंतकिल हो गया और तब से अब तक अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू हिंद वहीं से काम कर रही है। जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक़ है, अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू के शाख ने यहाँ भी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी है। आज से तकरीबन 50 साल पहले तक अंजुमन हमारी रियासत में भी बहुत सरगर्म रही। साबिक़ रियासती वज़ीर और कांग्रेस के रियासती सदर मोहम्मद अली महताब अली उसके सदर थे। आज से 50-55 साल पहले की बात कर रहा हूँ। शेख मुस्लिउद्दीन जो महीप उर्दू भी थे और कई उर्दू दरसी किताबों के मुसन्निफ़ भी थे, और हमारे साथी जनाब खालिद अहमद के वालिद बुजुर्गवार थे, वो इसके जनरल सेक्रेटरी थे, और साबिक़ मुदीर रोज़नामा पासबान जनाब मोहम्मद इस्माइल ताबिश साहब गालिबन उसके जॉइंट सेक्रेटरी थे। उसके बाद एक तवील अरसे तक अंजुमन की रियासती शाख हमारी अपनी तसाहुल पसंदी के बाइस तातुल का शिकार रही। अभी हाल में जनाब मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ साहब को जो न सिर्फ उर्दू ज़बान और अदब की एक अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस अंजुमन की रियासती शाख का सदर नामजद किया गया है। उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने अंजुमन की जिम्मेदारी संभालने के बाद इस अंजुमन के अंदर एक ताज़ा रूह फूंक दी है। उन्होंने अपनी सदारत संभालने के बाद निहायत मुख्तसर अरसे में जो कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं, यहाँ उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि
जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब और उनके रफ़ाकार की ख्वाहिश पर, उनकी ईमा पर ये हमारा ग्रुप, स्टडी ग्रुप काम कर रहा है। इसके 5 रुकन हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, हमारे एक और बहुत अहम साथी जनाब अडोनी सैयद सलीम साहब, जिनका महकमा तालीम से भी वास्ता रहा है, उस महकमे में उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं। चंद नागुज़ीर हालात की वजह से आज इस वर्कशॉप में वो शिरकत नहीं कर पा रहे हैं। उनकी अदम मौजूदगी हमें खलती है, वो इस वक्त शहर में नहीं हैं। तो मुख्तसरन ये कि अंजुमन ने हमसे यह ख्वाहिश की कि हम रियासत में उर्दू स्कूलों का जायज़ा लें, उर्दू मीडियम स्कूलों का, और अंजुमन को बताएं कि हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कोई लाए अमल तैयार किया जा सकता है, और अगर तैयार किया जा सकता है तो उसकी शक्ल और सूरत क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। इस सिलसिले में पिछले कई माह से हमारी मुसलसल मीटिंगें होती रही हैं। हमने 3 ज़िलों का दौरा किया, वहाँ के चंद मुंतखब स्कूलों को हम गए, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया, असातिज़ा से मुलाकातें हुई, महकमा तालीम के अफसरों के साथ हमारी बातचीत हुई, बच्चों के वालिदैन के साथ भी तबादला ख़याल हुआ, स्कूल बेटरमेंट कमेटी के अरकान के साथ भी नशिस्तें रही। न सिर्फ सरकारी उर्दू स्कूलों का बल्कि चंद प्राइवेट उर्दू स्कूलों का भी, जो ग्रांट इन एड के तहत चलती हैं, और कुछ नॉन ग्रांट इन एड स्कूलों का भी हमने जायज़ा लिया है। हमारी कोशिशों के बाद जो नताइज या जो रास्ता हमें नज़र आता है वो तो है, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी रिपोर्ट तैयार करें और अंजुमन को पेश करें, हमने चाहा कि उर्दू तालीम के मैदान में, इस शोबे में काम करने वाले अहबाब जो हैं, वो उर्दू ज़बान और अदब और उर्दू तालीम से दिलचस्पी रखने वाले अशख़ास हो सकते हैं, उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए मुसलसल अनथक मेहनत करने वाले अहबाब हो सकते हैं, असातिज़ा बिरादरी के अहबाब हो सकते हैं। तो आप तमाम हजरात को इसीलिए हमने ज़हमत दी कि हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि इम्कानात क्या हैं, हालात जैसा कि हमने समझा है, जैसा कि हम जिन नताइज पर हम पहुँचे हैं, क्या वो नताइज सही हैं, इसका एक तरह से एंडोर्समेंट या यूँ कह लीजिए कि वैलिडेशन हमें चाहिए। इसी मकसद के तहत इस वर्कशॉप का इनेकाद हुआ है। मुझे ख़वी उम्मीद है कि आप लोगों का तजुर्बा, आप लोगों की कदर-काविश और आप लोगों की इस मैदान से, ख़ास तौर पर उर्दू तालीम के हवाले से
आपकी फिक्रें हमें रास्ता दिखाएंगी, हमारी रहनुमाई करेंगी और हमें एक काबिल अमल रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद कर सकें। तो ख़वातीन व हज़रात, वर्कशॉप की इब्तिदा जनाब सिराज साहब के एक प्रेजेंटेशन से करेंगे। उसके बाद शुरा से हमारी गुजारिश होगी कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। वर्कशॉप के दौरान हम आपकी तवज्जो उन उमूर की तरफ भी दिलाते रहेंगे जिन पर हमें आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है। उर्दू स्कूलों के हवाले से वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हो सकते हैं, ड्रॉप आउट के मसाइल हो सकते हैं, मेयार तालीम के मसाइल हो सकते हैं और उर्दू स्कूलों की जानिब हमारी जो मिल्लत है, हमारी जो कौम है, उसका जो रवैया है उसके हवाले से हो सकते हैं। ये तमाम उमूर ऐसे हैं जिनका इहाता करते हुए हम एक मकसूद रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप हजरात को, ख़वातीन व हजरात को यहाँ ज़रूरत दी गई है। मैं इन कलिमात के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि शुरा अपना तारुफ पहले करा दें। Member of the study group. Nisa Ahmed, member study. Zarina Khurshid, Urdu ECO, Mysore district. शाइस्ता यूसुफ, महफिल निसा से। डॉक्टर महमूद ज़मानी, महफिल निसा। जी फ़ाइज़ा तबस्सुम, मैं बहैसियत साइंस मौलिमा GUHPS गोपालपुर में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ और मैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन की स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट भी हूँ। मैं राहतुन्निसा, मीर मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू स्कूल वेंकटेशपुरा। फिज़ा इशरत, GUHPS KB सिंधा। नूरुन्निसा, बेंगलुरु साउथ केंगेरी बड़गेरहली से मौलमा हूँ और साउथ के अंजुमन उर्दू की असातिज़ा की एक अंजुमन है, उसकी मैं सेक्रेटरी हूँ और राज्य परिषद मेंबर भी हूँ, स्टेट काउंसिल मेंबर हूँ KSG में वासी। मैं मकबूल अहमद सिराज, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आजकल हम एक इंग्लिश अखबार न्यूज़ ट्रेल निकाल रहे हैं बैंगलोर से। तो जाकिर हुसैन हूँ, उर्दू एजुकेशन कोऑर्डिनेटर शिमोगा और KSG मेवा जो है कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, उसका डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। सैयद खुर्शीद अहमद खाते, उर्दू ECO, DDP की मोहम्मद आबिदुल्ला, रिटायर्ड शिमोगा में उर्दू का सदर और कर्नाटक के लिए ये सब का ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी। महबूबुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बेंगलोर। मुबीन मुनव्वर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक। मोहम्मद अली खालिद, मेंबर स्टडी। अजीजुल्लाह भाई, स्टडी ग्रुप का रुकन। मैं मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ, सदर अंजुमन तरक्की उर्दू कर्नाटक। मीडियम की हैसियत से उर्दू कहाँ तक उसको बाकी रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है, वो एक मौजू है और इन मौज़ूआत पर एक बाद दीगरे ख़वातीन व हज़रात अपनी राय ज़ाहिर कर सकते हैं। खाने के लिए एक जगह हो जाए तो बहुत कुछ होगा, वहाँ पे फिर प्रेयर्स भी हो सकती हैं। इस तरह का छत डालने का इंतज़ाम या किस तरह का हो जाए तो हर जगह खाने के इसके लिए एक कमरा मख्तस होना चाहिए। मैं समझता हूँ मैसूर में इस तरीके का मसला शायद नहीं है, एक दो ये जो जरीना मैडम बता रहे हैं। आपको जैसे मालूम है हमारे मैसूर में तकरीबन 50-60 साल पहले हमारी अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ उर्दू थी जो हमारे मिस्र काम कर रहे थे।
तो उसमें काजी साहब DDP है, उनके पास से सवालनामा मंजूर करवा कर हर एक स्कूल में हम जाकर क्या करते हैं, उनको जो है क्या क्या सहूलियात करता है, इंक्लूडिंग टीचर्स भी, तो वो लेकर हम जो है NGOs की तरह प्रोवाइड करते थे। इसी तरीके से हमारे बहुत से जो स्कूल से गीवाली इमरजेंसी अच्छा अडॉप्ट वहाँ पे सुल्तान पार्क की स्कूल हम ये तामीर करवाए। इनफैक्ट वसंत नगर में हमारी नई स्कूल खोले गवर्नमेंट से करवाए। लेकिन अब क्या होता है वो उसके बाद जो है मैसूर का मामला ऐसा है। आप कंटिन्यू करो सर। हाँ, आप छोड़ नहीं नहीं वो क्या है, अच्छा इंशाल्लाह। तो वो क्या है, मैसूर में मसला जो मगरिब से मशरक़ तक का इलाका है, फैला हुआ मैसूर ऐसा है। तो जो मगरिब का इलाका था वहाँ पे पहले मैसूर के पहले जो है मुस्लिम आबादी थी, उर्दू भी पढ़ते थे स्कूल्स पे, मसलन सवाहिद स्कूल मशहूर स्कूल, EHP स्कूल वो मशहूर स्कूल, वहाँ पे बहुत लिंकन लॉट में हुआ करते थे। अब ऐसा है मामला कि शिफ्टिंग हो रही, जैसा नदियाँ शिफ्ट होते ना, ऐसा मगरिब से लेकर मशरिक़ तक चली जा रही। अब जितनी भी है सवारलाइन स्कूल यहाँ पे थी, वो जो शिफ्ट होके जो है चलेगी, वहाँ जाके फिर नेहरू नगर चलेगी। तो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रही, जैसे जैसे मुस्लिम की आबादी शिफ्ट हो रही बस जा रही। अच्छा, उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, जो दाखिले कम हो रहे हैं ना, इस तरीके से हमारे पास बेशुमार कमरे पड़े हुए हैं। मसलन हमारे पास जो निज़ामिया स्कूल है वहाँ पे ज़्यादा कमरे नहीं, बच्चे कम हैं। और इसी तरीके से जो है सालिका दीवान खाना स्कूल थी, वहाँ पे बेशुमार फर्नीचर पड़ा हुआ है, ला के जो डंप करके कहाँ पे जनान नार्मल्स में जितने भी स्कूल होते हैं ला के जो है ना जनान में डंप करते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ। तो क्या है हमारे पास, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के पास जो है ना वो जो हमारा मसला है फर्नीचर का वो नहीं है हमारे पास, अफसोस है ज़्यादा है। अच्छा, नहीं वो कहीं पर हो सकता है, नहीं वहाँ से शिफ्ट कर सकते ना, शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन मैसूर से शिमोगा शिफ्ट नहीं, मैसूर नहीं बोल रहा हूँ, मैसूर से नहीं, शिफ्ट करने के लिए बता रहा हूँ। मैसूर को अगर एक यूनिट की तरह लिया जाए तो यूनिट के अंदर उसको रैशनलाइज करने की जरूरत है। जी सर, अब क्योंकि हर साल मस्जिद चमकाई जाती है, रमजान आता है तो मस्जिद उसके साथ लगी हुई स्कूल रहती है, उसका कोई नहीं करते। मतलब उसको भी अगर उसी तरह पेंट कर लिया जाए, उसी तरह थोड़ा सफाई कर दी गई तो मस्जिद के साथ साथ मदारिस भी हर साल इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चमक जाएगा। तो थोड़ा आप लोग टीम जो है उन मस्जिद के जिम्मेदारान से एक ऐसा वर्कशॉप करें और उनसे थोड़ा बात करें, जितने भी स्कूल्स मसाजिद में चल रहे हैं। एक मिसाल मैंगो गार्डन के नाम से मस्जिद नूर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का जितना कलेक्शन होता है, जुमा हो या दीगर कलेक्शन हो, वो सारा पैसा जो है तालीम के मद में जाता है। उसके जो जिम्मेदार हैं और उनके फर्जंद हैं, एक ट्रस्ट चलाते हैं अल-अंसार ट्रस्ट के नाम से। वो ट्रस्ट जो है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, उनके टीचर्स के डेफिसिट को जो है भरपाई करना। अभी तकरीबन जो है 20 गेस्ट टीचर जो है ना, उन्होंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स में माहाना शायद 8,000 रुपये इस तरह से उन्होंने, यानी ये जो फंड मस्जिद से कलेक्शन हो रहा है ये एक बड़ा यानी उनका ज़रिया है जिसके ज़रिए से वो ये काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त मिसाल है कि मस्जिद के फंड से जो है ना हम तालीम में पैसा लगा रहे हैं। हमारा जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कम्युनिटी का जो आम ख्याल है कि हम जिस जज्बे के साथ मस्जिद को तामीर करने में पैसा लगाते हैं, वो जज्बा हम एक तालीम गाह या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमारा सवाब जारिया का कॉन्सेप्ट बदलना है। सवाब जारिया का कॉन्सेप्ट हमको बदलना ही जो है ना बहुत ज़रूरत है। एक मिसाल है ये मैंगो गार्डन जो एलचना हल्ली ये DPS जैसे बड़े बड़े स्कूल हैं वहाँ, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का जो साउथ कैंपस है वहीं पर है। अच्छा एक मिसाल हाजी सर इस्माइल सेठ स्कूल प्रेजेंट और में, वहाँ पर मैंने 21 साल वहाँ पे सर्विस की है सर। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ही तब्दील किया गया, 125 जहाँ पर स्ट्रेंथ थी वहाँ पर 500 हो गई। बहुत अच्छी स्कूल है, हम सब उससे वाकिफ हैं। बल्कि उनमें से एक उनके नुमाइंदे को हमने मदऊ भी किया था, लेकिन शायद वो नहीं आ सके किसी वजह से। उसकी मिसालें हैं हमारे पास। कोरमंगला की है मस्जिद मामूर
वहाँ भी जो है हर दूसरे तीसरे जुमा को है ना तालीम के हवाले से चंदा वसूल होता है और तालीम ही के मद पर खर्च होता है। वो स्कॉलरशिप भी देते हैं वो और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए भी काम करते हैं। तो इस तरह की मिसालें हैं। सिटी की जामे मस्जिद है, वहाँ भी बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन इस काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपने कहा सवाब जारिया का हमारा तस्वुर बहुत महदूद है। तो समझते हैं कि सिर्फ अगर मस्जिद तामीर हो गई तो जन्नत में घर बन जाए। तालीम के लिए अगर हमने कुछ किया तो उसका कोई सवाब नहीं हमको मिलने वाला नहीं है। ये निहायत गलत तस्वुर हमारे ज़हनों में आ जाए। हदीस है आप जमीन पर मस्जिद बनाइए, जन्नत में आपको अल्लाह घर देगा। उसी को एक और हदीस उसके साथ हम जोड़नी चाहिए कि भाई तालीम में भी अगर आप खर्च कर रहे हैं तो उसके लिए भी अल्लाह जन्नत में आपको मदरसा देगा, घर नहीं, कि आपके बच्चे वहाँ भी पढ़ सकेंगे। वरना ये हदीस नहीं तो इसकी एक मिसाल मस्जिद वन मूवमेंट बोलकर हुबली में चलाई जा रही है सर। मसाजिद को जो है मदरसों से स्कूल्स से जोड़ना, वहाँ बाकायदा तौर पर जो है मसाजिद में जितने भी मस्जिद वन मूवमेंट बोलकर वो मूवमेंट चलाई जा रही है, बहुत अच्छी मूवमेंट है। वहाँ पे मसाजिद के अहदेदारान और ज़िम्मेदारान से जो है लोकल जो भी आपके NGOs होते हैं, अंजुमनें होती हैं, अकेडमीज़ होती हैं, असातिज़ा होती हैं, बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पे वीकली वंस मीटिंग्स होती हैं और वहाँ के ज़िम्मेदारान को समझाया जाता है कि अगर तालीम में कोई एक कौम तरक्की करती है तो समझिए कि हर शोबे में वो तरक्की याफ्ता कौम है। तो इसका तस्वुर वहाँ पे लाया जाता है। और जहाँ वहाँ बैतुल माल में जितना भी ज़कात कलेक्शन होता है उसका 5% या 10% जो है एजुकेशन पर लगाया जाता है, ना कि रेशन किट्टे और कपड़े बांटने में। ये रेशन हम कितने दिन खाएंगे? 15 एक महीना। इसी रेशन का एक जो पैसा जो आता है उसे स्कॉलरशिप के तौर पर, वजीफे के तौर पर, मुस्तकिल तौर पर हम जारी कर दें तो बच्चों का अट्रैक्शन स्कूल की तरफ होगा, तालीमी शऊर बेदार होगी और जो है वो एजुकेशन से लगाव होगा, दाखिले भी खुद ब खुद ये रहेंगे। इन रेशन और कपड़ों की किट से हटकर हमें सोचना चाहिए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एक भी बिल्डिंग ना किराए की है ना खर्च, पूरे बेहतरीन बिल्डिंग आप बिदर दौरा कर चुके हैं, बेहतरीन बिल्डिंग है, उनकी ज़ाती बिल्डिंग है। जैसे काड़ा मीडियम के स्कूल है उससे अच्छे उर्दू मीडियम के स्कूल चल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला वैसे नहीं है, जैसा उनके जहाँ तक है, जैसे काड़ा मीडियम चल रहे हैं उससे अच्छे अंदाज में और बेहतरीन बिल्डिंग जैसे उर्दू मीडियम के। यहाँ पर 272 स्कूल है अल्हम्दुलिल्लाह, नताइज भी बहुत जी। 272 के 272 बिल्डिंग बेहतरीन अंदाज में। वक्त की ज़मीन पर कोई नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। 2010 से पहले 4 रेंटेड थे, वो भी ज़मीन ले लेके वो बिल्डिंग बन चुके हैं। तो हमारी अंजुमन के तहत 2 मदरसों को हमने अपने गोद में लिया जी। एक अलमीन कंबलपोश और एक अलमीन डीजे हैंड। जिस वक्त उन स्कूलों को हमने अडाप्ट किया उस वक्त वहाँ की जो स्ट्रेंथ थी, एक जगह की 90 थी, आज वहाँ की 450 है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए, जैसे कि इन तमाम ने कहा, जब तक वो बिल्डिंग खूबसूरत नहीं होगी, उसका कंपाउंड नहीं होगा, उसका बैतुल खला वगैरह का इंतजाम नहीं होंगे, हमारे लोग वहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। सिर्फ और सिर्फ उबैदुल्लाह शरीफ साहब की मेहनत से एक यहाँ रिजवान अरशद से 25 लाख रुपए का उन्होंने फंड दिया और वहाँ पर खंड श्रीनिवास मूर्ति ने दिया, तो उन स्कूलों को हमने एक बिल्कुल नए स्कूलों की तरह बना दिया। तब जाके कहीं आज 90 जहाँ पे थे 350-400 बच्चे वहाँ पर हैं, जहाँ 100 बच्चे थे वहाँ 500-600 बच्चे हैं। इस तरीके से आज भी एडमिशन के लिए लोग आ रहे हैं, जबकि हम एडमिशन नहीं ले सकते। ऐसी हालत है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अहम और ज़रूरी समझकर उसे करना चाहिए, तब जाके कहीं हमारी कौम आती भी है। और ड्रॉप आउट की बात में भी वहीं पर आती है बात। ड्रॉप आउट की नहीं, ड्रॉप आउट की बात भी वहीं पे आती है। ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं लड़कियों में, और लड़कियों के तकाज़े कुछ और होते हैं। जब वो 10-11 साल के हो जाते हैं, अगर स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास बैतुल खला नहीं है, वहाँ पर पाकी सफाई का निज़ाम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो हमारे मुसलमान माशरे के बच्चे वहाँ से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ये एक सबसे अहम मौजू है इसमें, ड्रॉप आउट्स में। और दूसरा,
बच्चों में जो मर्द बच्चों में जो ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं उसमें वो लोकल माशिरे पर डिपेंड होता है। वहाँ पर कोई एडिक्ट्स बन जा रहा है, कोई वो बन रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई रोजगार तो वो है ही है सर। वो जैसे कि है रोजगार जो है जहाँ पर बाप ऑटो ड्राइवर होता है, उसकी 3-3 बीवियाँ होती हैं, बच्चे 8-8 होते हैं, तो एक बीवी को भी वो बराबर नहीं देखता, तो क्या करेंगे, मजबूरन वो बच्चों को ले जाके पंचर की शॉप में हो के मैकेनिक की शॉप में हो वहाँ पर छोड़कर गुजरे मार्च के लिए भी वो भी एक अहम मसला है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोचना चाहिए कि ड्रॉप आउट सबसे बड़ी बात क्या है उर्दू के लिए। आजकल सब ये सोचने लगे हैं और सोचना भी सही है उनका कि उर्दू स्कूल से पढ़कर मेरा बच्चा क्या बनेगा, इसके आने वाला कल क्या होगा। पंचर शॉप में काम करने से तो बेहतर है कि नहीं, मुझसे बेहतर पंचर शॉप है। आपका बच्चा उर्दू स्कूल में पढ़ के कुछ नहीं बनेगा, फिर आखिर में जाके पंचर शॉप का ही होगा, इसलिए आज से ही उसे पंचर का माहिर क्यों ना बना दिया जाए। लड़के ज़्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, अक्सर देखा गया है। अगर स्कूल घर के करीब है तो लड़कियां तो भेजी जाती हैं, सिर्फ अगर दूर जाना हो, कई किलोमीटर जाना है, बस में जाना है, यही मसला हमारे मैसूर का है सर। विथआउट एस्कॉर्ट जाना है तो लड़कियों को रोक लिया जाता है, नहीं भेजा जाता। सर शहर मैसूर में क्या है, बहुत से प्राइमरी स्कूल 1 to 7 हाई स्कूल्स की बहुत कम तादाद है। सिर्फ हाँ वो निज़ामिया हाई स्कूल एक ही है, वहाँ पर हमारे बच्चे जो 5 या 6 किलोमीटर होती है नेहरू नगर शांति नगर से, तो इस लिहाज से हमारा ड्रॉप आउट का मसला बढ़ गया है। वह उस एरिया में जहाँ शांति नगर और गौसिया नगर है वहाँ पर एक हाई स्कूल नहीं है। अभी एक हुई है, वो वहाँ का हेडमास्टर है ना, कमरे नहीं बोल के एडमिशन्स रुका दिया है। तो इस ज़िमन में परसों ही मैं अभी हम प्रपोजल दिए ही हमारे MLA साहब से भी, सेठ साहब से भी देखे, और 2 हाई स्कूल्स का हमें यहाँ उसी एरिया में जहाँ पर ड्रॉप आउट की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स अच्छे प्राइवेट स्कूल्स ही हमारे सर की भी है, मेजेस्टिक स्कूल है, रीजनल बोल के है, सब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो यहाँ पर पूरे ड्रॉप आउट हो रही हैं। ये तनवीर सेठ नगर, राजीव नगर, गौसिया नगर, इस जगह के बच्चे पूरे ड्रॉप आउट हो गई सर। निज़ामिया तक वो नहीं जा सकते, जाना है तो 40 रुपये सीट के ऑटो को देना, बसेस नहीं। तो इस लिहाज से वहाँ पर 2 गवर्नमेंट स्कूल्स का, हाई स्कूल्स का प्रपोजल दिए ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर शायद अगर हमारे हक में हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमारा जो है तालीमी मियार बढ़ना बेहद ज़रूरी है। पेरेंट्स की या हो आवाम की वो एक मेंटालिटी बन चुकी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स आर नथिंग, कुछ भी नहीं है वहाँ पे फ्री। जैसा कि साहब ने कहा, फ्री में जो मिलता है वो पायदार नहीं होता है। तो ये मेंटालिटी, और रहा सवाल कि उर्दू पढ़ के मिलेगा क्या, उर्दू पढ़ के भी पंक्चर शॉप में ही जाना है तो क्यों ना फर्स्ट में पंक्चर शॉप ही हमें बच्चों को प्रेफर करें। ये मेंटालिटी निकालनी है सबसे पहले। ये मेंटालिटी आई क्यों है अवाम में, जैसा कि मोहतरमा ने फरमाया 1 to 7 तो हमारे उर्दू मीडियम होते हैं, लेकिन जब हाई स्कूल की बारी आती है, कॉलेजेस की बारी आती है, दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेस की बारी आती है, वहाँ पे हमारा उर्दू नहीं है। तो आगे की जब सोचते हैं तो मैं भी एक बीइंग माँ यही सोचूंगी, 7 तक मेरा बच्चा उर्दू पढ़ेगा तो हाई स्कूल कहाँ पे जाएगा नेक्स्ट, वो या प्रोफेशनल कोर्सेज कहाँ हैं। तो इस पे हम ये भी मैं बोलूँगी कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हमें चाहिए कि ऐसे इदारे कायम हों जहाँ पे उर्दू अगर लैंग्वेज लेकर बच्चा कोई पढ़ता है तो हायर आला तालीम में भी उसे जो है वो मौक़े फराहम हो सकते हैं। पहले ये जहनियत हमारे पेरेंट्स की और आवाम की बनानी बेहद ज़रूरी है और ऐसे इदारे कायम करने भी हैं। और रहा सवाल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू रखने के बजाय, ऐसे बोल रही हूँ तो चंद अहबाब को यहाँ पे नागवार गुजरेगा, सिर्फ एक लैंग्वेज जो अगर हम उर्दू रख के दूसरे कोर सब्जेक्ट्स को जो मौजूदा दौर से मुसाबिकत कारी के लिए जो हमारी लैंग्वेज सो कॉल्ड इंग्लिश कह रहे हैं हम, उसे इंग्लिश में रखते हैं, एज ए लैंग्वेज उर्दू को रखते हैं, तो उर्दू भी बाकी रहेगी, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा मानना है। अगर 1 to 5 प्रिलिमिनरी यानी हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन 1 to 5 की उर्दू में हो बाकायदा तौर पर, हाँ 1 to 5 उर्दू में, इससे क्या है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
जितनी अच्छी तरह से हमारा कॉन्फिडेंस हमारी मदर टंग में बढ़ता है, हम किसी लैंग्वेज में इब्तदाई एज में नहीं हासिल कर सकते। इजहार ख्याल के लिए मादरी ज़बान जितना हमारे साथ देती है, कोई और लैंग्वेज साथ नहीं दे सकती। तो एलिमेंट्री एजुकेशन को अगर हम प्राइमरी एजुकेशन को उर्दू में रख के 6 से बच्चों को ये जो है हक दिया जाए कि वो इंग्लिश मीडियम चूज़ करें, लेकिन उर्दू एक लैंग्वेज रखें। आला तालीमी इदारों में भी ये इंतज़ाम ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अफसोस के साथ कहना चाहिए कि बहुत ही उर्दू डिपार्टमेंट्स हमारे डिग्री लेवल में क्लोज़ हो चुके हैं। सामने ही हमारी जो साइंस कॉलेज है, जहाँ पे मैंने तकरीबन 3 साल पहले डिग्री हासिल की, वहाँ पे हम 5 स्टूडेंट्स थे, अब वो बाकायदा वो डिपार्टमेंट क्लोज़ हो चुका है। तो ये बेदारी लाना आवाम में, सबसे मेन ड्रॉप आउट का अगर हम हल जानना चाहते हैं सर, बच्चों पे काम करने से पहले पेरेंट्स और आवाम पे काम करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे उन्हें सेमिनार्स, वेबिनार्स या वर्कशॉप्स उनके लिए मुनक़द किए जाएं, जहाँ पे तालीम की अहमियत बताई जाए, लैंग्वेज की अहमियत बताई जाए। सबसे पहले तालीमी शऊर और बेदारी बेहद ज़रूरी है। बच्चों को दूर दूर से आना पड़ता है उर्दू स्कूल्स को, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट का एक मसला होता है, क्योंकि कन्नड़ा स्कूल करीब होती है तो वहाँ पे चले जाते हैं, या फिर आंगनवाड़ीज़ में चले जाते हैं, तो आंगनवाड़ी से डायरेक्ट वो कन्नड़ा स्कूल की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो नर्सरीज कायम करें हर स्कूल्स में, जैसे मैंने किया है पिछले 6 साल से। मैं नर्सरी टीचर का अपने तरफ से और मस्जिद की मदद से पेमेंट दे रही हूँ, और एक ऑटो भी रखा है ताकि वो बच्चे एक साथ आ जाएं। अगर ऑटो घर के पास जा रहा है तो बच्चे बैठ जाते हैं, पेरेंट्स को तकलीफ नहीं होती कि बच्चे को लाके स्कूल तक, सोते भी रहेंगे, ऑटो आई जाओ बोल के भेज डालते हैं। फिर यहाँ आके दूध पी लिया, खाना खा लिए, पढ़ लिए भी, और जाने तक माँ बाप रेडी है। अब सुबह उठ के बच्चों को तैयार करके भेजना ही एक बड़ा मसला है हमारी कौम में। सुबह उठना बहुत बड़ा मसला है, उनको तैयार करके भेजना दूसरा बड़ा मसला है। और बच्चे आते भी हैं तो बगैर नाश्ते के, तो इसके लिए हम यहाँ दूध रेडी रखते हैं। बच्चे आते हैं तो उनको दूध दे दिया जाता है। तो इसलिए अगर ट्रांसपोर्ट उनके घरों तक गया तो बच्चे स्कूल आ रहे, ये एक बहुत बड़ी मदद होगी। और दूसरी बात, उर्दू के साथ साथ हम इंग्लिश को भी साइमल्टेनियसली, जैसे मेरी स्कूल में मैं इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ बच्चों को, पेरेंट्स को ये बता चुकी हूँ कि ये जो टीचर मैंने नर्सरी के लिए रखा है, पेरेंट्स को बताएं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आप लोगों के जहन में यह है कि हम उर्दू टीचर हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, ये उनका जहन है। तो उनके जहन को मैंने इंग्लिश टीचर मैंने अपॉइंट किया हुआ है, आपके बच्चों को ये इंग्लिश पढ़ाएंगी। तो मतलब मैं ही पढ़ाती हूँ वहाँ, लेकिन इंग्लिश टीचर मैंने मुकर्रर किया है, ये इंग्लिश पढ़ाएंगी आपके बच्चों को। तो थोड़ा इंग्लिश के साथ साथ मैं उर्दू को इंग्लिश के साथ, जैसे एडिशन बोलती हूँ, एडिशन को क्या बोलेंगे, जमा और एडिशन, तफरीक और सब्ट्रैक्शन, ऐसा साथ साथ मैं इंग्लिश को भी उर्दू के साथ साथ ले जाती हूँ, ताकि 5th के बाद अगर वो एक लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ले लेंगे, इंग्लिश मीडियम में चले जाएंगे, तो भी उनको आसानी होगी कि कन्नड़ा भी, इंग्लिश भी समझ सके और उर्दू भी समझ सके। ऐसा अगर हर जगह हो पाए, एक टीचर इंग्लिश के लिए बोल के या एक नर्सरी कायम किया जाए, तो शायद ड्रॉप आउट्स कम होंगे। बाइलिंगुअल सेक्शंस भी आए हैं ना सर। ड्रॉप आउट से ज़्यादा जो बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं वही प्राइमरी के लिए हो जाते हैं। अब यहाँ 25 बच्चों की आंगनवाड़ी इन्होंने रखी है, 25 बच्चे वहाँ की उनकी आंगनवाड़ी में पढ़ रहे हैं, तो उनकी फीडिंग जो है मेरे पास 25 बच्चे प्राइमरी में हैं सर, 1 to 5, तो 15 बच्चे नर्सरी में रहते हैं। तो हर साल मुझे वहाँ से 6 से 7 बच्चे मेरे नर्सरी से फर्स्ट स्टैंडर्ड को आ जाते हैं, तो मुझे आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोहतरमा फरमाया और वो मोहतरमा फरमाया, वो भी नुकात उसमें शामिल हैं। इसमें शुरुआत कैसे होते हैं बोले तो, जहाँ मुस्लिम आबादी के इलाके हैं, हमारे नए नए एक्सटेंशन तो बनते जा रहे हैं, लेकिन स्कूलों के लिए जगह वहाँ पर नहीं रखी गई है। अच्छे इलाके, बड़े बड़े इलाके हैं, बच्चों के लिए तालीम के लिए बड़ी दुश्वारियाँ हैं, और मुस्लिम कौम में स्कूलें खोलने का रुझान भी बहुत कम है। जैसा दूसरी कौमें स्कूलें खोलते हैं, मुस्लिम कौम में वैसे स्कूलों पर नहीं खुल रहे हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए वो कहा जाते हैं दूसरों के स्कूलों को इंतखाब करना पड़ेगा, और हमारे कौम की स्कूलें जो कम रहती हैं, जहाँ निज़ाम भी वो मेयारी नहीं रहता है, तो बच्चों को तो खुद दूसरे स्कूलों में चले जाते हैं। ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला क्या है बोले तो, ये जो प्री प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं ना, इसके लिए ख़ास डिपार्टमेंट से कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं रहती है।
जहाँ स्कूलें नहीं हो तो क्या हुआ, वहाँ पर प्री प्राइमरी स्कूल है, कोई घर किराए को लेकर आबादी की तरफ से जो है छोटे छोटे वो प्री प्राइमरी स्कूल, जैसा मैं इस शहर में 5 प्री प्राइमरी स्कूल खोल रहा हूँ इस बार, जिसमें 2 खुल चुके हैं। तो वही से जो है प्री प्राइमरी स्कूल खोलकर वहाँ LKG UKG और फिर उससे पहले नर्सरी, वो बच्चे पढ़ने के बाद जो है उनको एक जो है सवारी का इंतज़ाम करके एक स्कूल को जो है उनको अडाप्ट कर दी बोले तो वो बच्चे खुद ब खुद स्कूल में चले जाते हैं। और माँ बाप को प्री प्राइमरी में जब बच्चे अब उर्दू, अंग्रेजी, कन्नड़ के, इंग्लिश के अल्फाज जब बच्चा पढ़ते हुए देखता है तो नई पढ़ाने वाले माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूलों की भेजने की ख्वाहिश करते हैं। अगर बच्चा, और हमारे पास और एक जो कमज़ोरी वो ये कि गरीब माहौल में लोग प्री प्राइमरी की तालीम से आरास्ता नहीं कराते बच्चों को। दूसरे लोग क्या करते हैं, वो बच्चे को प्री प्राइमरी के बाद प्राइमरी पढ़ता है तो प्राइमरी में आने के बाद बच्चा रास्ते प्राइमरी की पूरी किताबें पढ़ लेता है, जबकि जो बच्चे प्री प्राइमरी में नहीं पढ़ कर रहे थे LKG UKG में, वो बच्चे जब प्राइमरी को आते हैं तो उनको तालीम में बड़ा मसला बन जाती है। और दूसरे साल जब एडजस्ट नहीं होते, तीसरे साल एडजस्ट होने तक जो है तालीम का मेयार बढ़ गया रहता है, बच्चे का मेयार कमतर रहता है। और तीसरे चौथे साल को आने तक बच्चा जो है तालीम से घबराने लगता है, जिसकी वजह से चौथी में ड्रॉप आउट शुरू हो जाता है। क्यों ड्रॉप आउट शुरू होता है? ये प्री प्राइमरी में पढ़कर नहीं रहता, बास बच्चे पढ़े हुए रहते हैं, वो आगे जाते हैं, ये नहीं पढ़े से बच्चे पीछे हो जाते हैं। माँ बाप भी जो है बच्चों पर बोझ डालना नहीं चाहते, फिर उनको दूसरे जो है कामों काज पर लगा देते हैं। इस मसले से जो है बचने के लिए प्री प्राइमरी के स्कूल जितने हम खोलते हैं उतना हमारे कौम को फायदा होता है, उतना ड्रॉप आउट कम होता है। एक बात कहना चाह रही हूँ कि अब तक जो होने वाला है या होगा वो सब रखते हैं एक तरफ। अब जो हमारे पास स्कूल्स हैं जिसमें ड्रॉप आउट हो रहे हैं बच्चे, उनके मसाइल में हम अगर कुछ उनकी जहनी तरबियत करें, बच्चों की, दूसरों की नहीं, और ऐसा करें कि उसमें जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं उनको ही लीडर बनाया जाए, तो वो बच्चे ही उनको लीडर क्या होता है, जैसे दूसरे स्कूल्स में, कॉन्वेंट्स वगैरह में लीडर्स का इंतखाब होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में कहीं भी इसका तस्वुर ही नहीं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर एक बेंच पे एक बच्चा भी अगर अच्छा पढ़ रहा है, उसको हम फोकस करें, उसको इनकरेज करें, तो वो बच्चा 4 बच्चों को पढ़ा सकता है। तो ये चीज़ अभी फ़िलहाल ये काम इस तरह से हम लोगों में से कोई एक चूज़ करें और जाएं और इस पर काम करें, और बच्चों के जहन में वो जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, जो इंटरेस्ट ले रहा है, उसके जहन में डालें कि आप जैसे तालीम को अच्छा समझ रहे हैं, आप कितने बच्चों को साथ लेके चलेंगे, ऐसा कुछ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। फिनलैंड में ये प्रोसेस जारी है। फिनलैंड में ब्लैक बोर्ड नहीं है, फिनलैंड के स्कूलों में ब्लैक बोर्ड नहीं है। एक ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप में जो अच्छा लड़का रहता है वही वो बच्चों की तालीम होता है। बोर्ड ख़त्म हो गया फिनलैंड में, और आज दुनिया के पहला मुल्क है जिसके स्कॉलर सबसे कर्नाटक के अंदर बिदर में हो या गुलबर्गा में, उसको हम अडाप्ट करना चाहिए। उसी मकसद के तहत ये कमेटी तश्कील दी गई है, और उसी के लिए आपको जहमत दी गई है कि हम आपसे मशवरे लें और आपकी राय जानें और एक बेहतर राय अमल तैयार कर सर। ये तो टीचर्स को देख के अट्रैक्ट होते बच्चे, और बच्चा जो है पहले से 5 साल में दाखिल होता है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन जो टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वही चलती है, और उनकी उम्र भी बढ़ती है, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी जो है लियाकत वही रहती है। तो अपडेट होना वो नहीं होते, इसीलिए छोड़ के जाते हैं बच्चे जो है ना। बच्चों की उम्र बढ़ रही है, लेकिन इनकी जो है तालीमी उम्र जो है कम वही है, तो ये है। और दूसरी बात जो मैडम बोले, मोहतरमा बोले कि मोहल्ले में बोलना, ये करना, इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि हम देख लिए कि जुम्मा के खुतबे बस हमारे कौम को सुधरने के लिए, सुधरता क्या नहीं होता। तो जब तक के टीचर्स उनकी जो है बचने की कोशिश करते हैं। एक तो बहुत सारे स्कूल्स का हम लोग जो है दौरा वगैरह भी करते हैं, तो बारलेन गवर्नमेंट उर्दू स्कूल को एक मरतबा गए, तो वहाँ के HM साहब का बोलना ये था कि कन्नड़ा लैंग्वेज में जो बच्चे फेल होते हैं वो इतना ज़्यादा होता है कि उनका पास परसेंटेज कन्नड़ा लैंग्वेज की वजह से जो है ना ख़राब हो जाता है। तो मेरे ख्याल से कन्नड़ा लैंग्वेज के ऊपर फोकस करने की जो है ना खास ज़रूरत है। बच्चा एक यानी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो
तो दोबारा फिर हमारे कौम के बच्चों में जज्बा नहीं रहता है कि उन्हें जाके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लिख के फिर पास करें, ये जज्बा हरगिज़ नहीं रहता। तो कनाडा की तरफ अगर थोड़ी तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल से ये बेहतर हो सकता है। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, आप सबकी इत्तला में है, अंजुमन तरक्की उर्दू से भी जो है ना वाबस्ता, मतलब यानी मानो अंजुमन तरक्की उर्दू ही का नतीजा है, ये मैंने सुना है। तो यहाँ पर जो है ना उर्दू में हायर एजुकेशन का मौका है। अभी जैसे कि बात आई थी कि बच्चे टर्मिनोलॉजी देखकर भाग जाते हैं, तो यहाँ पर यानी मौका ऐसा है कि जो बच्चा उर्दू से पढ़ते हुए आ रहा है वो आगे चलकर सिर्फ 3 साल के अंदर पॉलिटेक्निक के अलग अलग कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ये कोर्सेज बच्चा 3 साल में अगर कर लेता है उसको गारंटीड जॉब्स हैं। चूँकि ये स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, पॉलिटेक्निक जो है स्किल ओरिएंटेड कोर्स है। हमारे पास 100 के बच्चे मतलब बेंगलोर शहर के जो है ना हैं जो आए हैं, जो सिर्फ 3 साल के अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब्स कर रहे हैं और बिल्कुल अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जहाँ जो कि हमसे वाबस्ता है, वो बच्चे आकर जो है ना हासिल कर रहे हैं। तो मैं आप सबकी इत्तला के लिए बताना चाह रहा था, बेंगलोर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो है ना 2008 में क़याम अमल में आया था और ये सचर कमेटी के सिफारिशात के नतीजे में कायम हुई कॉलेज है 2008 में। तो ये जो उर्दू में हायर एजुकेशन का मौका नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात। हाल में स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम के नाम से हम लोगों ने क्या किया, बेंगलोर साउथ को फोकस करते हुए उर्दू स्कूल्स के HMs को बुलाए थे। स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम जस्ट गुज़िश्ता हफ्ते ही हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे उर्दू स्कूल्स के CMA, बॉयज़ गर्ल्स और बारलेन और मुख्तलिफ जो उर्दू स्कूल्स हैं वो लोग आए। उनको हमने अपने पूरे कॉलेज का जो है ना तारुफ पेश किया, एक डिपार्टमेंट को उनको विज़िट करवाया कि देखिए इस तरह से हमारे पास स्किल डेवलप करने के लिए कोर्सेज हैं हमारे पास, बच्चे इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इतने खुश होकर गए हैं और वो लोग ये कमिट भी किए हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को इंशाल्लाह इसमें ज़रूर दाखिला कराएंगे। फ़ीस 2-2.5 हज़ार रुपये की फ़ीस है, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है और 2-2.5 हज़ार रुपये फ़ीस है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, जिसके ज़रिए से हम जो है करना चाह रहे हैं। एक और इनिशिएटिव हम ये कर रहे हैं कि NEP 2020 की जानिब से एक पैराग्राफ हमको बताता है कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कायम हैं और उसके आसपास में जो स्कूल्स हैं, देयर शुड बी अ ब्रिज बिटवीन द टू। स्कूल और कॉलेज के बीच में एक ब्रिज होना चाहिए। द कॉलेज शुड ऑफर सम शॉर्ट टर्म कोर्सेज, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, और वो स्कूल के बच्चे यहाँ पर आकर सीखना चाहिए। तो इस तरह हम एक इकदाम लिए हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के डोमेन में, सिविल इंजीनियरिंग के डोमेन में और कंप्यूटर साइंस के डोमेन में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको जो है ना हम बुलाएंगे, यहाँ पर उनको तरबियत दी जाएगी स्किल्स के ऊपर। और फिर जो है इससे उनको क्या होगा कि एक तो नॉलेज भी उनको बढ़ेगा और स्कूल से भी आगे चलकर एक यानी तालीम का एक मौका है, उनको ये बात समझ में आएगी। तो इस तरह से हम यानी जो ड्रॉप आउट को अरेस्ट करने के ताल्लुक से जो बात हो रही है, उस सिलसिले में कुछ छोटे छोटे इक़दाम जो है ना हम कर रहे हैं। तालीम को रोजगार से जोड़ने, तालीम को रोजगार से जोड़ना। तो इस पर हमको ज़्यादा तवज्जो देनी है कि SSLC के जो बच्चे अपीयर होते हैं उन बच्चों को हर स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं या वो जो भी हैं, कन्नड़ा पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और कन्नड़ा में बच्चे फेल ना हो, इस पर तवज्जो देनी है। मेन अहम लब्बे लुबाब इनका ये है कि मानो में उस वक्त ही एडमिशन होगा जब पूरे बच्चे SSLC पास होंगे, और बच्चे हर लैंग्वेज में पास होते हैं, सिर्फ कन्नड़ा में फेल होकर उनका फ्यूचर ही खत्म होता है। ये मसला है, इस पर गौर करना चाहिए। सर हमारी रियासत में ट्राइलिंगुअल फार्मूला है, मदर टंग, स्टेट लैंग्वेज एंड इंग्लिश। यहाँ पता नहीं ये फार्मूला है। सर मैं ड्रॉप आउट के ताल्लुक से एक अहम बात ये बताना चाहती हूँ कि पहले जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करें। जब तक इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, बच्चे क्लास में नहीं बैठेंगे, ठीक से सबक असबाब नहीं सुनेंगे, उनका मेयार कभी बुलंद नहीं होगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग रखिए, इसलिए बात होनी है। आपने कबलत वक्त उसका जिक्र किया, मगर उसके लिए अच्छा ड्रॉप आउट्स के लिए बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करना ज़रूरी है कि वो पढ़ाई की तरफ अपना दिमाग लड़ाएं। वो सिर्फ बातें करने में रहती हैं। अभी मैंने क्लासों में भी देखा है कि बच्चे कभी इधर किसी एक को पढ़ाया जाता है तो उधर पूरे बच्चे बातें करने लगते हैं और क्लासों में तमीज़ से बैठते नहीं, अखलाक से बात करते नहीं। इन तमाम बातों की ज़रूरत है कि वो वहाँ पर उन चीज़ों को देखा जाए कि बच्चों में तमीज़ पैदा की जाए, बच्चों में बात करने का हुस्न अखलाक पैदा किया जाए
और ये बातें टीचर्स को बच्चों में के जहनों में डालनी चाहिए, उनको तरबियत देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा ड्रॉप आउट्स नहीं जाएंगे। अब एसपीडी हमारे जाफर सरी थे, जो IAS ऑफिसर हैं डॉक्टर PC जाफर सर, उस वक्त पर हम उर्दू ECOs को एक मीटिंग लिए थे। उसको लेने के बाद जो बताया गया था कि फला ज़िले में इतने ड्रॉप आउट्स हैं, इसकी रीजंस क्या हैं आप खुद तलाश करें। तो लिहाजा उस वक्त पर हमको एक मौका मिला कि वो बच्चों की जो उम्र हमने तलाश की, तो ड्रॉप आउट्स जहाँ 7th के बाद या 8वीं के बाद हो रहे थे, तो उस वक्त पर हमको एक प्रोविज़न दिया गया कि RMSA बोलकर जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान स्कीम जब जारी की गई, उसके तहत हम रिमोट एरिया जो बहुत दूर है, ऐसी जगहों पर जहाँ स्लम है, ऐसी जगहों पर जो बच्चे प्राइवेट स्कूल को नहीं जा सकते, इंग्लिश मीडियम को नहीं जा सकते, ट्रैवल करके नहीं जा सकते, ऐसी जगहों पर स्कूल हम ओपन कर सकते थे। उनके लिए 3 कंडीशंस थे। ये क्या, वहाँ पर TGT टीचर होना, जगह यानी कि कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जगह होना, और उसके बाद बच्चों की तादाद मिनिमम 40 होना। तो ऐसी कंडीशंस थी। उस कंडीशन को हमने सर्वे किया, तो वो अतराफ जो बच्चे 18 साल की उम्र तक थे, वैसे बच्चों को भी उसमें लाने की गुंजाइश थी। सर्वे करके वो बच्चे जो कामों को जा रहे थे, उनको अगर हम यहाँ पर हाई स्कूल लाएंगे तो आप आएंगे क्या पूछकर उनसे एक कंसेंट लेटर लिखा लेकर एक पूरा रेडी करके प्रपोजल भेजा गया था। तो शिवमोगा ज़िले में 7 हाई स्कूल ओपन हुए सर एक ही साल, जिसकी वजह से टोटल हमारे पास 726 बच्चे जो है एक साल में एडमिशन ले ली, सिर्फ मुसलमान बच्चे 8वीं जमात के लिए और 9वीं जमात के लिए। जहाँ पर 8वीं थी वहाँ पर 9वीं जमात, जहाँ पर बिल्कुल 8वीं नहीं थी, ऐसा। तो ये प्रोविजन सब जगह अभी भी है, इसको जारी कर सकते हैं सर, क्योंकि वहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल ओपन करने का अभी भी प्रोविजन है। उसके लिए 3 कंडीशन है। अब रिलैक्सेशन 40 बच्चों की जगह 25 बच्चों तक किया गया है, 25 बच्चे भी रहे तो ओपन कर सकते हैं। ये तमाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोविजन। दूसरा सर, बाइलिंगुअल जो है हमारे पास प्रोविजन दिया गया है। 400 स्कूल जो है ऑलरेडी लास्ट ईयर सैंक्शन गवर्नमेंट से किए गए थे। नहीं, वो हमें मालूम है, वो हालात तो शुरुआत हमने बहुत से नहीं सर, वो नहीं डिमांड है सर। ऐसा हुआ 400 स्कूल सैंक्शन करके खुद यहाँ से डिपार्टमेंट से भेज दिए गए थे, किसी के पास राय नहीं पूछी नहीं थी। इस वजह से जो है जहाँ पर सैंक्शन किए गए, फॉर एग्जाम्पल हमारे शिवमोगा में जो है 26 स्कूल सैंक्शन किए गए बाइलिंगुअल फर्स्ट स्टैंड से, यानी कि बहुत अच्छा सिस्टम है सर। ये एक बुक में उर्दू 1 पेज रहेगा, इंग्लिश 1 पेज रहेगा, जिसकी वजह से बच्चों को सीखने का भरपूर मौका मिलता है। जहाँ पर सिंगल डिजिट हो गई थी स्ट्रेंथ, सिंगल डिजिट हो गई थी, बाइलिंगुअल जैसे ही ओपन किया गया, जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल को जा रहे थे 26,000, 30,000, 40,000 फीस देकर, या विदाउट फीस अलॉन्ग विथ एवरी फैसिलिटी, शूज साथ, खाना, कपड़ा, बुक्स के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, और बच्चों की तादाद जो है लगभग 100 तक चली गई। टीचर्स आर नॉट मोटिवेटेड। टीचर्स को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। दे डोंट अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल। मैंने 30 साल से एक टीचर को देखा है पढ़ाते हुए, तो एक किताब उर्दू की उठा के कभी नहीं मुताले का शौक भी नहीं है, रुझान भी नहीं है, कोई मैगजीन्स उनके घर में नहीं आते। उर्दू टीचरों का इमला सही नहीं है। हाउस वाइफ भी होती है, ब्रेड विनर भी होती है, हाउस वाइफ भी होती है, ब्रेड विनर भी होती है, इसलिए वो उनको मौका नहीं मिलता है। इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ किताबें उनको प्रिस्क्राइब की जाए, 10-12 किताबें हर साल पढ़ें वो, और अपने पूरे टेन्योर में 300 किताबें पढ़ें, उर्दू की किताबें उनको मुहैया की जाए। मैं एक उर्दू स्कूल का इंचार्ज था 5 साल तक, पार्ट टाइम तकरीबन 2 घंटे दिया करता था वहाँ पर। उर्दू टीचर्स जो गुफ्तगू करती है उनमें उर्दू का कोई शायबा नहीं होता है। उनकी ज़बान में नल्डी झल्डी तांबेल सिफलत 90 70 को 1 बैको हदरना अड़ाना पगाना जबना। मैंने एक उर्दू का कन्वर्टर तैयार किया दक्षिणी उर्दू से मेयारी उर्दू में, उनको दिया कि आप ये 300 अल्फाज जो हैं आप मेयारी उर्दू के सीखें और ये आपके अल्फाजों को तर्क कर दें आप। तो अभी भी कन्वर्टर मौजूद है। ऐसा कन्वर्टर तकरीबन 500 या 800 अल्फाज का बनाना बहुत ज़रूरी है हमको। एक मौके पर मुझे अमेरिका के 14 स्कूलों में जाने का मौका मिला। 7 स्टेट्स में 14 स्कूलों का मैंने मुआयना किया 2011 में। उस पर एक आर्टिकल मैंने डेक्कन हेराल्ड में भी लिखा था। तो एक टीचर ने वहाँ मुझे बताया कि यहाँ पे हर 3 साल पर टीचर को रीसर्टिफिकेशन करना पड़ता है, सही है ना। रीसर्टिफिकेशन का नज़म इंडिया में भी होना चाहिए,
और उर्दू स्कूलों में लाजमी तौर पर होना चाहिए कि एक टीचर हर 3 साल पर रीसर्टिफाई करे अपनी टीचिंग कैपेसिटी को। What do you mean by recertification? उसे बताया कि कितनी किताबें उसने पढ़ी हैं, उसकी नॉलेज कितनी अपग्रेड हुई है। मसलन उससे पूछा कि ड्रोन क्या है, अगर आज आप किसी उर्दू टीचर से पूछें कि ड्रोन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, तो नहीं बता सकेगी वो, है ना। तो ये तमाम चीज़ें मुस्तकिल आ रही हैं और इंग्लिश इज़ द कंड्यूट ऑफ नॉलेज। तो इंग्लिश को तर्क नहीं करना चाहिए, हमको इंग्लिश की सलाहियत को बढ़ाना चाहिए। किसी ने ये दिया कि उर्दू जो है वो स्कूल कॉलेजेस में जो है वो यूँ ही पढ़ाई जाती है। हमारी एक स्टूडेंट है जो MA इंग्लिश कर रही है कोलकाता यूनिवर्सिटी में। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी उर्दू क्लास भी देखी है वहाँ पर? उसने कहा कि आज तक मैंने किसी उर्दू क्लास को कंडक्ट होते हुए नहीं देखा। और मैंने पूछा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स हैं, तो क्यों क्लास नहीं होती है? तो वो अपने अपने घरों में बैठकर पढ़ लेते हैं और वो यहाँ पर आकर एग्जाम देते हैं, उन तमाम को पास भी कर दिया जाता है। ये MA उर्दू अगर ये हाल हो अगर उर्दू की इसका उर्दू MA का, तो फिर उनकी सलाहियत क्या होगी आप अंदाजा कीजिए। सही बात। हमने अंग्रेजी का इंग्लिश न्यूज़पेपर 2 साल पहले जारी किया। उस मौके पर हम चाह रहे थे कि उर्दू का भी एक डेली स्टार्ट करें। इसके लिए हमने उर्दू का एग्ज़ाम कंडक्ट किया कि इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन की कैपेसिटी क्या है। मैं आपको कुछ नमूने बताता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि उर्दू की कैपेसिटी आगे आएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की कैपेसिटी और उसको उर्दू में ट्रांसलेशन की क्या कैपेसिटी है। एक साहब जो मानो से PhD थे, वो भी हमारे एग्ज़ाम में सब एडिटर के लिए बैठे। हमारा एक जुमला था कि टुक द चाइल्ड इन द आर्म्स। उन्होंने कहा कि उसने अपने बच्चे को हथियार पर उठा लिया। ये तर्जुमा था। तो ये गूगल ट्रांसलेट हो सकता है, लेकिन रियल ट्रांसलेटर नहीं कर सकता। गूगल ट्रांसलेट सुन लीजिए, डोंट टेल मी द कॉक एंड बुल स्टोरीज। इसका तर्जुमा मुझे कौवों और बैलों की कहानियां मत सुनाओ। इसका मुनासिब तर्जुमा जो है वो ये कि मुझे मफरूज़ा दास्तानें ना सुनाओ, है ना। अक्सर जो इंतज़ामिया के इंस्पेक्टर उर्दू स्कूलों को आते हैं, उनके सामने चंद बच्चों को खड़ा करके हमद और नात सुना दी जाती है और वो मुतमईन हो जाते हैं कि ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर उनको बताया जाए कि ये उर्दू का एक चैप्टर है, इसमें फ़लाना यानी शहजादी पर अगर आप उंगली रख के बताएं बच्चे को, क्या बताओ कि बच्चे ये क्या वर्ड है, तो बच्चे बता नहीं सकते क्योंकि उन्होंने उस टेक्स्ट को रट लिया है और वो पढ़ना नहीं जानते। सही बात। तो रटने की कैपेसिटी का एग्जामिनेशन हो रहा है, पढ़ने की कैपेसिटी का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा उर्दू में। हुफ़ाज़ तैयार कर रहे हैं, हुफ़ाज़। तो इसलिए उर्दू को हिफ्ज़ करने के लिए बल्कि उर्दू को पढ़ने समझने की ज़रूरत है ना। क्वालिटी असेसमेंट का भी एग्जामिनेशन होता है ना मैडम? हर 2 साल पर होता है। हाँ, इस बार एसर की तरफ से भी होता है, हर साल फरवरी में उसका रिजल्ट आता है। आम स्कूलों का भी स्टैंडर्ड बहुत ख़राब है। 5वीं क्लास के बच्चे दूसरी क्लास का टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते हैं और उर्दू स्कूलों की हालत तो बहुत ख़राब है स्कूल में। तो ऐसा एक टेस्ट शायद उर्दू के टीचरों के लिए भी, बच्चों के लिए भी हमको करना चाहिए। अक्सर उस उर्दू टीचरों की तस्कीर और तारीफ ठीक नहीं होती है ना। बारिश आता है कहते हैं हम लोग, बारिश आती है, लफ्ज़ जुम्बिश, बारिश, ये तमाम चीज़ जिनके आखिर में शीन होता है वो मौनस होती है, लेकिन हमारे बारिश आता ही कहते हैं, है ना। बोलेंगे बच्चे रख लेते हैं मगर किसी स्पेसिफिक लफ्ज़ की निशानदेही समझ के नहीं कर सकते। तो इन तमाम चीज़ों पर हमको और करना चाहिए कि अगर ये हाल रहा तो उर्दू बाकी नहीं रहेगी, है ना। और मेयारी उर्दू तो हरगिज़ बाकी नहीं रहेगी। इस वजह से हमारा स्टैंडर्ड गिर रहा है। इस पर हमको टीचरों की रीओरिएंटेशन, रीसर्टिफिकेशन पर गौर करना चाहिए, बल्कि रीसर्टिफिकेशन तमाम मीडियम्स के टीचरों के लिए होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.